नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल आधे घंटे के अंदर मेरा वीडियो डिलीट कर दिया गया। 8 बजे मैंने अपलोड किया और 8:30 पौने 9 बजे उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। सरकार का सच से इतना डरना अच्छा लगता है। डर तो सबको लगता है और ख़ास करके जो झूठा हो उसे तो डर लगेगा ही। कोई बात नहीं, आज भी तब भी हमेशा भी कहते रहेंगे, कह रहे हैं, चाहे जितने भी वीडियो डिलीट करना है हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यही है कि भारत की समस्या और भारत की समस्याओं का निदान एकमात्र सिर्फ नरेंद्र मोदी के इस्तीफे में है। मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। मेरे ऊपर तो बहुत से प्रतिबंध हैं मेरे दोस्त। मैं कोई क्लिप्स नहीं दिखा सकता, कोई फोटो नहीं डाल सकता, कोई बात नहीं, लेकिन आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं और मुझे खुशी है कि आप उसे हाथों हाथ लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। आप मुझे समझते हैं। मेरे दोस्त, 10 साल से जो बातें मैं बोल रहा हूं, आज वो बातें बड़े बड़े नेता या यूं कहिए कि भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी मंचों से ताल ठोक के बोलते हैं। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और काले धन के मामले में धोखा दे दिया देश को, तभी ये बात कही थी। और ये उस समय मैंने विस्तार से बताया था कि नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्तियां कहां कहां हैं। जितने भी भगवा दलाल हैं, रामदेव, राम रहीम, जग्गी वासुदेव, रविशंकर, ऐसे बहुत से, आरएसएस तो एक पूरे जिन्न की तरह है। और इस तरह से न जाने कितनी जगह है जहां नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्तियां लगी हुई हैं। मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि पतंजलि का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। उसी तरह से आज ये बातें मंचों से बोली जाने लगी हैं और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये बोलने लगे हैं कि अडानी की पूरी संपत्ति, अडानी का धन तो नरेंद्र मोदी का धन है। और यही बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि ब्लैक मनी, काला धन जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी चुन के आए, वो अंडरग्राउंड करके, हथिया करके उसे अडानी या फिर और दूसरे, मैंने कहा जिन नामों को मैंने लिया, उनके खातों में डाला जाता है, लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए हुए, आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी धन के मामले सबसे धनी पार्टी है। सारी पार्टियों का मिलाकर भी उतना धन नहीं, उनसे कई गुना ज़्यादा धन है भारतीय जनता पार्टी के पास। सबका सब ब्लैक मनी है, नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशों से 50-50 करवाया हुआ। और 2000 रुपए के नोट लॉन्चिंग में जो 5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था उसके द्वारा, या फिर जियो के नाम पर जो भारत से जबरदस्ती लोगों को वोल्टी मोबाइल खरीदवाया गया था चाइना से, उसके कमीशन के रूप में न जाने कितना धन इकट्ठा किया और इस तरह ऐसे जगहों पर लगाया। खैर, बात आज वो नहीं है। बात आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय बात सबसे बड़ी ये है कि ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने इजराइल को हरा दिया है, तबाह कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को भगा दिया है। ट्रंप अब भाग रहे हैं। आपको पता ही होगा कि होर्मुज से, स्टेट ऑफ होर्मुज से वो खुद पीछे लौट रहे हैं। उनके 2 जहाज जो आसपास खड़े थे खाड़ी के देशों के, वो अब पीछे हटने लगे हैं मेरे दोस्त। खैर, आखिर वो दिन भी आ ही गया जिस बात को मैंने कहा था कि कल अगर ईरान हिंद महासागर में अमेरिकन अड्डों पर हमला करे तो नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब आज क्या बोलेंगे? दुनिया को चौंकाते हुए ईरान ने 4000 से 5000 किलोमीटर दूर डियागो गार्जिया, जो कि अमेरिका का एक टापू है जहां वो अमेरिका मिलिट्री बेस है, उस पर हमला कर दिया और मिसाइल से पूरी दुनिया चौंक गई है। और आप समझ सकते हैं कि ट्रंप का क्या हाल होगा। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं लेकिन पीछे हटते जा रहे हैं। जीत गया मैं, हरा दिया ईरान को, सब तबाह कर दिया ईरान का, ये कहते कहते पीछे हटते जा रहे हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा, एक सीकिया पहलवान एक पहलवान के सामने खड़ा होकर कहता है, अब पीछे हट जा नहीं तो मार दूंगा, अब पीछे हट जा नहीं तो मार दूंगा, और पीछे खुद हटता चला जाता है। वही हाल आज ट्रंप का है।
यही नहीं, ट्रंप पीठ दिखाकर भाग रहे हैं मेरे दोस्त। ईरान ने बगदाद को जला दिया है। मैंने कहा कि सिर्फ एक तरह से नहीं, कई तरह से ट्रंप को हिलाकर रखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जिस पर आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा। मैं कोई न्यूज़ नहीं बताता, लेकिन जिन परिस्थितियों का निर्माण होगा उस पर मेरी नज़र रहती है, और जो मैं कहता हूं वो होता है, और वही होता है। ये आपके सामने धीरे धीरे आता रहता है। मैंने कहा उस समय की इंडियन ओशन में ईरान भी हमला करेगा, और अगर आवाज़ उठाएगा भारत तो भारत पर भी हमला करने के लिए मजबूर होगा। वैसे अभी अगर ये युद्ध और थोड़े दिन चलता है, जो कि चलेगा, अभी युद्ध खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है ट्रंप और इजराइल और नेतन्याहू मेरे दोस्त। लेकिन एक दहशत तो पैदा कर दी है ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान ने। खामनेई ने, मुस्तफा खामनेई ने सीधे ऐलान किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम समझौता करेंगे। ईरान का यह भी कहना है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू का वही हाल होगा जो उन्होंने सद्दाम हुसैन का किया था। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है और यह कोई अनहोनी बात नहीं है, यह लगभग होना तय है मेरे दोस्त। एक बहुत बड़ी बात मुस्तफा ने कही, खामनेई ने कही सामने आकर कि ईरान की एकता ने अमेरिका और इजराइल को हरा दिया, पीछे हटा दिया। और ये बात 100% सत्य है, जिसे आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के जरिए जो बाहर आता रहा है, तस्वीरें दूसरे देशों से और इजराइल से तो नहीं आती वहाँ की बर्बादी की खबरें, लेकिन अपनी बर्बादी के साथ भी ईरान ने सब कुछ सामने रखा। और ईरान ने खाड़ी के देशों में जो जेराल्ड फोर्ड अमेरिका युद्धपोत है और अब्राहम लिंकन, दोनों को भगा दिया। ये ईरान के मुस्तफा के कथनानुसार ये ईरान के जनता की एकता की ताकत है। हम ऐसी ही ताकत और ऐसी ही एकता भारत में भी देखना चाहते हैं, या आप भी यही चाहते होंगे कि भारतीय भी एक रहें। और आपको पता है कि वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें एकता रास नहीं आती। हार्मुज से तो अमेरिका पीछे हटना शुरू हो गया है मेरे दोस्त। दुनिया पर जो जितना गहरा गंभीर असर पड़ रहा है और आगे चलकर पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध में जिसे नेतन्याहू और ट्रंप ने शुरू किया, और इस युद्ध में उन्होंने जो एनर्जी सोर्सेस थे उस पर हमले किए और उसे बर्बाद किए, बदले में ईरान ने भी उसी तरह का जवाब दिया। लेकिन ये आगे चल करके दुनिया के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। दुनिया शायद अंधेरे में डूब जाएगी, ट्रांसपोर्ट विहीन हो जाएगी, या बहुत पीछे चली जाएगी दुनिया, अगर बची रही तो। इनकी सनक का शिकार नहीं बनी तो ये दोनों ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया में जो आणविक युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं, परमाणु युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं, अगर उससे दुनिया बच गई तो बचने की उम्मीद धीरे धीरे जग रही है, क्योंकि इनकी हिम्मत टूट रही है और ये पीछे हट रहे हैं। यही दुनिया के बचने की गारंटी भी मानी जा सकती है। नरेंद्र मोदी ट्रंप बोलते कुछ हैं और होता कुछ है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हराने की बात करते हैं और पीछे हटते जाते हैं, हराने के लिए धमकी भी देते हैं, समझौता ना करने की बात भी करते हैं और पीछे हटते जाते हैं। डरते डरते पीछे हट रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कई फ्रंट से अमेरिका पीछे हट रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यूरोपीय कंट्री या नाटो के देश तो उसके साथ नहीं खड़े हैं, उसका साथ नहीं देंगे। वो अकेले इजराइल के साथ मिलकर लड़ेगा। अब अरेबियन कंट्रीज को बचाए या इजराइल को, निश्चय ही इजराइल उसका नाजायज जगह है,
मतलब उसका पैदा किया हुआ देश है, तो उसको बचाने के लिए वो अरेबियन कंट्रीज को छोड़ देगा। अब अरेबियन कंट्रीज को मिलकर के ईरान का साथ देना चाहिए और ईरान के साथ इन दोनों देशों पर हमला करना चाहिए। उसका परिणाम ये होगा मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि आगे फिर ऐसी हिमाकत नेतन्याहू, इजराइल, ट्रंप और अमेरिका ना करे, इसकी क्या गारंटी है? और इसकी गारंटी यही है कि ये इस काबिल ही ना रहें कि ये किसी पर हमला कर सकें, टूट जाए पूरी तरह से, बिखर जाए पूरी तरह से, तभी ये शांति से दूसरों को रहने देंगे और खुद भी शांत रहेंगे। मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और युद्ध के बारे में आपको जानकारियां मिल रही होंगी, आप देख रहे हैं, लेकिन उसका निचोड़ जो है, वो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि किसी भी, मैंने ये बहुत पहले जब शुरू हुआ था युद्ध तभी बोल दिया था, किसी भी कीमत पे ईरान को हराया नहीं जा सकता। और ईरान को हराया, ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं और इतनी ताकत है, इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था, दुनिया के किसी को भी नहीं, दुनिया में किसी को भी नहीं था। ईरान दुनिया को चौंकाया है, सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू या इजराइल और अमेरिका को नहीं। लेकिन ईरान ने जो प्रदर्शन किया है और जो किया है, उसकी सराहना पूरी दुनिया, और उसका लोहा अब पूरी दुनिया मान चुकी है। मेरे दोस्त, मैंने कहा था कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हद तक आगे इतनी दूर तक लड़ पाएगा, लेकिन यह गारंटी मैंने दी थी कि ईरान किसी भी कीमत पे हारेगा नहीं, चाहे कितना ही ईरान को तोड़ा जाए, उसको बर्बाद किया जाए, उस पर बम बरसाए जाए। क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया था ईरान की जनता में का जज्बा और उनकी एकता। और सबसे बड़ी बात मैंने ये कही थी कि जब कोई डिफेंस छोड़ करके अटैक मोड में आ जाता है, मुझे जितना मारना है मारो, लेकिन मैं मारूंगा, बस मैं मारूंगा, मैं बचाऊंगा नहीं, तुम्हें जितना मारना है मारो, मैं बस मारूंगा। और इस मोड में ईरान आ गया। यही ईरान की जीत की पहल थी, जिसको मैंने शुरू में वॉच किया था, और यही बात आप लोगों के सामने कही थी कि ईरान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैंने यह भी कहा था, आपको याद होगा, कि अभी तो जो देश, जिन देशों पर ईरान हमला कर रहा है, जो देश नहीं शामिल हैं नाटो के देश, या जो अभी पीछे हटे हुए हैं, अगर सब एक साथ मिलकर के भी ईरान पर हमला करें तब भी ईरान को हराया नहीं जा सकता। क्योंकि ईरान के लोगों में उनका जज्बा, उनकी एकता अद्वितीय है, सराहनीय है, और खास करके उनका आत्मबल, जो मौत को गले लगाने के लिए तैयार सामने आते हैं, सड़क पर उतरते हैं, जब बारूदें बिखरती रहती हैं, बम्स गिरते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, उसी बीच वो सड़क पर आकर जो जज्बा दिखाते हैं, अपना आत्मबल दिखाते हैं, ये साबित करता है कि उन्हें दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं हरा सकती। खैर, ये तो बात अंतर्राष्ट्रीय थी, बाकी चीजें, बाकी समाचार आप लोगों को मिल ही रहा होगा। मेरे दोस्त, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत के पास अब कुछ बचा नहीं है। नरेंद्र मोदी की मूर्ति बना लें और पूजा करें, मंदिर बना लें, बिठाएं, उसमें पूजा करें, यानी अपने नॉन बायोलॉजिकल को, अजन्मा को, जो खुद ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, उनका मंदिर बना लें और पूजा करें। अब इसके अलावा भारतीयों के पास कुछ है नहीं, और वैसे भी भारत कुछ इसी तरह का हमेशा से रहा है। भारत ने कभी किसी से प्रेरणा नहीं ली, अपने लोगों में ही जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग किया, देश के लिए लड़ा, देश के लिए शहीद हुआ, उससे, या फिर जिन्होंने इतिहास बनाया, या जिन्होंने अध्यात्म, अगर मतलब बहुत पीछे चले जाएं, महाभारत हो, रामायण हो, या जिन्हें हम देवता मानते हैं, पूजते हैं, उनसे भारत ने कभी कुछ सीखा नहीं, बस उनकी पूजा की। और आज उनकी एक अंधता जो दिखाई दे रही है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को भी नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, भगवान का दूत मानते हैं, और शायद पूजा भी करें। वैसे भी मेरे दोस्त, भारत में चुनाव या लोकतंत्र का कोई मतलब अब बचा नहीं है। भारत में चुनाव होने वाला है, आएगा तो मोदी ही, ये आप भी जानते हैं। और जब किसी के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वोट दे, उसे उसकी जरूरत नहीं है, वोटिंग एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है, जीत पहले से तय है, चोरी करके बहुत से माध्यम लोकतंत्र को हड़पने के लिए, लोकतंत्र में चोरी करने का, लोकतंत्र को
चोरी का माध्यम बना दिया जाए, लोकतंत्र को ही चोरी का माध्यम बना दिया जाए, चोरी करने का के तरीके में, ढांचे में डाल दिया जाए, जो नरेंद्र मोदी ने किया है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है, चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाता है। कुछ जगह चुनाव है, निश्चय ही तमिलनाडु, केरला में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, चोरी करने की कोशिश करे तो भी चोरी कर नहीं पाएगी, और करेगी तो उस हद तक नहीं हो पाएगा कि वो सरकार बना ले, यहां आ जाए। ये दोनों प्रदेश सुरक्षित हैं नरेंद्र मोदी के चंगुल से, पंजे से। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता बंगाल और असम के बारे में। मैंने कहा मेरे दोस्त, जब किसी के वोट का कोई मतलब नहीं रह गया, वोट कोई किसी को दे रहा है जा किसी को रहा है, या सरकारें जब चोरी से ही बननी है, लोकतंत्र चोरी हो गया है, या चोर लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में रख लिए हैं, तो किसी भी चुनाव का कोई महत्व नहीं है। रैलियां नरेंद्र मोदी भी करेंगे, विपक्ष भी करेगा। रैलियां तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए, मैंने बहुत पहले कहा था, रैलियां माहौल बनाने के लिए की जाती हैं। पैसे जो बांटे जाते हैं उसका प्रचार भी किया जाता है। चुनाव आयोग भले ही उस पर संज्ञान ना ले, जानबूझकर बीजेपी उसे प्रचारित भी करती है। वो ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि माहौल बने। जैसे बिहार और दूसरे स्टेटों में चुनाव हुआ तो उस समय बिहार में खास करके ये कहा गया कि 10,000 रुपए दिए गए उसके लिए, लोगों ने, जिनको 10,000 मिले थे व्यक्तिगत रूप से कम कई हजार लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपको 10,000 मिला था, क्या आपने बीजेपी या एनडीए को वोट दिया था? उन्होंने कहा नहीं। मेरे दोस्त, सच यही है। चाहे जितना झूठ बोल ले, चाहे जितना षड्यंत्र कर ले बीजेपी, या चाहे जितना पैसे दे दे, खरीदने की कोशिश कर ले, लोग बिकते नहीं हैं। लोगों ने 10,000 में अपना वोट नहीं बेचा है, या कुछ पैसों में लोग वोट बेचते नहीं हैं, पैसा भले ही ले लेते हैं। लेकिन और ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, इसीलिए उन्हें मालूम है कि ये जनता मुझे पसंद नहीं करती और मेरे बारे में समझ चुकी है। ये जनता आज जो गैस की लाइन में खड़ी हो करके अपनी जान दे रही है, वो जनता कभी नोट की लाइन में खड़ी होकर जान दे चुकी है, कभी किसान तो 750 किसान शहीद हुए हैं अपने मांगों को लेकर के, दिल्ली को घेर करके 13 महीने तक बैठे रहे हैं, या अनेकों प्रकार से लोगों ने अपने हकों को लेकर जो सामने आए उनका दमन किया गया, और दमन किया इस सरकार ने, किसी की नहीं सुनी। फिर भी कोई इनको वोट दे रहा है, ये एक मजाक बस है। कोई वोट नहीं दे रहा है, कोई वोट नहीं देगा, लेकिन जीतेंगे मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही। क्यों? क्योंकि चुनाव और वोट का कोई अर्थ नहीं रह गया। चोरी करके सरकार बनानी है। सरकार में तय है कि इनको जिताना है, सर्टिफिकेट देनी है। उसके बहुत से माध्यम हैं, कुछ माध्यमों को चुनाव से पहले प्रयोग में लाया जाता है, और कुछ चुनाव के बाद जब उनके कैंडिडेट हारने लगते हैं तब प्रशासन के जरिए या फिर और दूसरे तरीकों को अपना करके उन्हें जिता दिया जाता है। यानी कहने का मतलब, चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह गया, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव के परिणाम का कोई मतलब नहीं है, चाहे जो भी परिणाम आए। तो इस पर बात करने का मतलब नहीं है मेरे दोस्त। आज आप और हम गैस की लाइन में खड़े हैं, और आपको पता ही होगा कुछ लोगों ने अपनी जान भी दे दी गैस की लाइन में खड़े खड़े। लेकिन मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए कभी 2000 की नोट लॉन्चिंग की लाइन में खड़े होकर लोगों ने जान दी, या और भी बहुत से माध्यमों से नरेंद्र मोदी के द्वारा पैदा किए गए सिचुएशंस में लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज आप गैस की लाइन में खड़े हैं, कल आप पेट्रोल की लाइन में खड़े होंगे, कल आप साबुन, तेल, धनिया, हल्दी की लाइन में खड़े होंगे। हर चीज की किल्लत होने वाली है, क्योंकि जब एनर्जी नहीं है, एनर्जी का सोर्स नहीं है। मैं भी छोटा मोटा व्यापार करता हूं, और मैं महसूस कर रहा हूं, इस समय देख रहा हूं कि आसपास की सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, बंद हो रही हैं, नहीं चल पा रही हैं। यहां तक कि लोग फैक्ट्रियों में जो मजदूर रहते हैं उनको खाने नहीं मिल रहे हैं, कॉलेजेस के मेस बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, कोई साधन नहीं बच रहा है। तो धीरे धीरे उत्पादन से लोग पीछे हट रहे हैं, या अपने अपने गांव जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। गुजरात में ही सबसे बड़ा पलायन हुआ, मुंबई से हो रहा है। मजदूर सब अपने जहां थे वहां से वो विस्थापित हो रहे हैं, फिर से अपने अपने गांव जा रहे हैं। इसका असर क्या पड़ेगा?
अभी कुछ दिनों तक आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन 1 रुपए का जो आज 10 रुपए का साबुन मिलता है वो आपको 100 रुपए में मिलेगा। गैस तो वैसे भी कॉमर्शियल गैस आपको 4,000, 5,000, 10,000 देने पर भी नहीं मिलेगी। आप ढूंढ के देखिए, ढूंढते ही रह जाओगे। रही बात डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक के लिए भी ब्लैक में लोग बेच रहे हैं और मिल रहा है। जिनको चाहिए, जो लाइन में लगे हैं, लग करके तकलीफों से हासिल कर रहे हैं। लेकिन कब तक ये चलता रहेगा और किस किस लाइन में? एक आदमी, एक परिवार सुबह गैस की लाइन में खड़ा होगा, कि पेट्रोल की लाइन में खड़ा होगा, कि डीजल की लाइन में खड़ा होगा, कि सब्जी की लाइन में खड़ा होगा, कि राशन की लाइन में खड़ा होगा, कहां कहां खड़ा होगा। लेकिन इस देश के लोगों को आदत पड़ गई है लाइन में खड़ा होने की, अपनी जान भी देने की, चुप रहने की। शायद वो चुप रहें, शायद वो खड़े हों, कोई फर्क ना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन ये मैं कभी नहीं मान सकता कि इतनी तकलीफ सहने वाली जनता मोदी को वोट करेगी, मोदी को सही समझती है या मोदी पर भरोसा करती है। और यूं भी आपको पता ही है मेरे दोस्त, रुपए का जो हाल है मेरे दोस्त, जाते जाते रुपए पर एक बात, रुपए का आज जो हाल है, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी ट्रंप के चरणों में झुकते चले गए, गिरते चले गए, वैसे वैसे रुपया भी गिरता चला गया। दोनों में काफी सामंजस्य है, आप देख लीजिए। जैसे जैसे जब नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुके हैं, जी हुजूरी किए हैं, अमेरिका गए हैं, आप जो कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, वैसे वैसे रुपया गिरता रहा है। लेकिन अब रुपए के गिरने की बात प्रधानमंत्री के मान सम्मान से नहीं जोड़ी जाती। क्यों नहीं जोड़ी जाती? क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई मान सम्मान तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री तो भारत के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, वो तो अमेरिका के इंप्लॉइज हैं। सच तो यही है। अब इस सच को बदलने का मादा जब आप में आए, साहस जब आप में आए, साधन जब आप में आए, जब आप पर इतना जुर्म नरेंद्र मोदी का छा जाए कि आप के बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जब आप सड़कों पर उतरें, तब सोचिएगा, शायद तब आपके दिन बदलें, शायद तब इस देश का भाग्य बदले और इस देश से पनौती जाए। आज भी, तब भी, हमेशा भी कहते रहेंगे, कह रहे हैं, चाहे जितने भी वीडियो डिलीट करना है हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यही है कि भारत की समस्या और भारत की समस्याओं का निदान एकमात्र सिर्फ नरेंद्र मोदी के इस्तीफे में है।